हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज से होली का रंग चढ़ने लगा होगा आप लोगों के ऊपर। तो देखिएगा, सबसे आज मैं सेट थ्योरी की प्रैक्टिस को करवाऊँगा और जो भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया है, तो मैं प्रैक्टिस के साथ करवा दूँगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। पहला वाला जो सेट है, उसमें ऐसे नंबर को ऐसे एलिमेंट्स लिए गए हैं जो 4 का मल्टीपल है। और दूसरा वाला सेट ऐसा है कि उसमें ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व है जो 6 का मल्टीपल है। तो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी ऐसा कोई सेट आपके सामने हो, ऐसे कोई दो सेट आपके पास हो जिसमें किसी नंबर के मल्टीपल दिए जाए और उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि पहली बार जो पहला वाला सेट है उसमें देखो आप किसका मल्टीपल है 4 का, दूसरे वाले में किसका मल्टीपल है 6 का। हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, सबसे सिंपल तरीका दोनों का एलसीएम ले लो। तो 6 का और 4 का सब एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12। कुछ नहीं करना है। जब भी दो ऐसे सेट हो जिनमें कि कोई नंबर दे दिए जाए जो किसी एक नंबर का मल्टीपल है, जैसे ऊपर वाला 4 का मल्टीपल है, नीचे वाला 6 का मल्टीपल है, और दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का बड़ा सिंपल सा फंडा है, दोनों का एलसीएम देख लो। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12। आंसर आ गया आपका। दूसरा क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एक्स क्या है? एक आपका धन पूर्णांक है। बात समझना है। एक्स आपका क्या है? धन पूर्णांक है। द सॉल्यूशन सेट। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना, बताना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा, और उसमें कंडीशन है कि जो एक्स है वो आपका धन पूर्णांक होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? आपका धन पूर्णांक होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद मुझे एक ऐसा सेट बिल्डअप करना है जहां पे एक्स धन पूर्णांक हो। तो जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें धन पूर्णांक को लेके मुझे सेट बनाना है। तो इक्वेशन कितना है? x प्लस टू बराबर जीरो। अगर x बराबर निकालोगे माइनस टू आएगा। और अपन से वो नीड किस बात की रखता है? धन पूर्णांक की, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की। मिल के आ रहा है नेगेटिव इंटीजर। तो जो उसकी नीड है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो फॉलो नहीं हो रही ना। तो फॉलो नहीं हो रही तो यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन को चाहिए पॉजिटिव इंटीजर का। मिला अपन को नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट? मुझे ऐसा सेट चाहिए जो इन चारों ऑप्शन में, मुझे फाइनाइट सेट चाहिए। और मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट वाले लेक्चर में बताया था कि फाइनाइट सेट वो होता है जहाँ पे एलिमेंट काउंटेबल हो, मतलब जहाँ पे एलिमेंट लिमिटेड हो, या जहाँ पे एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट में जाएगा, नहीं तो फाइनाइट में नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है एक्स क्या है? इंटीजर है, वो वन से छोटा है। अब वन से छोटे इंटीजर की बात करें, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, मतलब कम करते ही चले जाओगे, तो ये तो फाइनाइट नहीं होगा। यहाँ पे रियल नंबर की बात आ रही है, तो भाई ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर रियल नंबर को आप काउंट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो और वन के बीच में इतने रियल नंबर हुए कि आप उनको लिख ही नहीं सकते हैं। तो जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच में रियल की बात आती है तो वो इनफाइनाइट में जाएगा, मतलब वो भी काउंट नहीं हो सकता। तो जी वाला भी गलत हो गया, जी वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे भी बात आ रही है, जी दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए। तो इसको चेंज करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने नेचुरल कर दिया, और मैंने किससे कर दिया? 5 से बड़ा कर दिया। अब उन्होंने कहा एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये भी आपका फाइनाइट में नहीं चला जाएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो क्या आ गया? नन ऑफ दीज। क्योंकि ना तो आप यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। और जब आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, जब आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, तो वो काय में चला जाएगा? इनफाइनाइट में। हमको चाहिए क्या था? फाइनाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेट? अब मुझे ऐसा सेट चाहिए जो सिंगल हो, मतलब जो एक ही एलिमेंट देता हो। चलिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, जो यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स कॉमन नहीं है तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स का मान जीरो और वन आया, मतलब ये तो सिंगल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे एन एक नेचुरल, सॉरी एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो इसको सॉल्व करो। एक्स इक्वल टू 4/3, ये भी नेचुरल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा एक्स एक रियल नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस वन है,
तो ये बात दिमाग में बैठा लो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो ना यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिला, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो ये दोनों हो गए नल सेट। दोनों कैसे सेट हो गए? नल। यहाँ पे दो एलिमेंट हुए तो ये सिंगल होगा नहीं। अब उन्होंने कहा x इज अ इंटीजर, मतलब x एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, बिल्कुल जीरो ले लो। जीरो ना पॉजिटिव में जाएगा ना नेगेटिव में जाएगा, तो जी काय का काम करेगा? सिंगल सेट का काम करेगा। काय का काम करेगा? सिंगल सेट का। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो आपको पता है सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, लेकिन 2 की पावर n में एम्प्टी सेट इंक्लूड रहता है। 2 की पावर n में क्या रहता है? एम्प्टी सेट। तो उन्होंने कहा नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी, जब नॉन एम्प्टी की बात आएगी तो 2 की पावर n में से 1 माइनस कर दोगे। n कितना है? अच्छा, एलिमेंट नहीं पता अपन को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी गिवन होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 4 है। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट निकालना है। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1, मतलब 15 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 15। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए। क्या है आपका? ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर, मतलब एक साइड बी है और बी के अंदर ये मान लो बी है, बी के अंदर क्या है? ए है। अब होता क्या है कि मुझे इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने क्या बोला था कि ये जो कॉमन एलिमेंट उनको अलग कर देते हैं। तो बी के अंदर ए है, ये क्या कहता है कि बी के अंदर क्या इन्वॉल्व है? ए इन्वॉल्व है। अब मुझे कॉमन एलिमेंट अलग करना है, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? ए कॉमन रहेगा, क्योंकि ए के साथ है और ए बी में इन्वॉल्व है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या रहा? ए रहा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट अलग करते हैं, वो एलिमेंट अलग करते हैं जो बी में भी हो और ए में भी हो। तो सेट ए एक ऐसा सेट है जो ए के साथ तो है ही, वो बी में भी इन्वॉल्व है। तो हम बी में से किसको माइनस कर देंगे? ए को। तो क्या निकल के आ जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस का मतलब है कि मुझे कॉमन एलिमेंट्स क्या करना है? रिमूव करना है, कॉमन एलिमेंट को छोड़ना है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं उसमें कॉमन एलिमेंट हम रिमूव करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए है। ए एक ऐसा सेट है जो बी में भी इन्वॉल्व है और ए खुद में एक सेट तो है। तो जो कॉमन सेट क्या था? वो ए था। तो इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए मुझे कॉमन वाले सेट को क्या करना है? रिमूव करना है, या कॉमन वाले एलिमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। तो बी में कॉमन क्या है? ए। तो बी में से अगर ए रिमूव कर देंगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अरे भाई, इस मान लीजिए ए बराबर आपका 1,2, बी बराबर 1,2,3। ए किसके अंदर है? बी के अंदर, मतलब ए सबसेट ऑफ बी है। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालूंगा, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट को अलग करेंगे, तो 1 अलग हो गया और 2 अलग हो गया, तो केवल क्या आया? 3 आया। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आया? बी माइनस ए के बराबर आया या नहीं आया? किसके बराबर आया? बी माइनस ए के बराबर आया। चलिए आगे बढ़िए। उन्होंने कहा इफ ए बी आर टू सेट्स, मतलब ए और बी दो समुच्चय हैं और दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन बराबर है। तो भाई यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है। यूनियन का मतलब क्या होता है? ए के भी सारे एलिमेंट लेना, बी के भी सारे एलिमेंट लेना, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेना। तो दोनों बराबर केवल एक ही कंडीशन हो सकते हैं, जब दोनों सेट कैसे हो? समान हो। क्योंकि जब दोनों सेट समान होंगे तो इंटरसेक्शन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और यूनियन में चाहे तो ए के एलिमेंट ले लो चाहे बी के ले लो, क्योंकि दोनों के एलिमेंट कैसे हैं? समान है। तो जब भी बात आती है कि दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन अगर बराबर है, तो क्लियर बात है वो दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, क्योंकि इक्वल सेट के लिए ही दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसा आता है? बराबर आता है। चलिए आगे देखिए। इन द फिगर, इस फिगर में देख के बताना है। इस फिगर में देख के बताना है, क्या देख के बताना है? कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए बी सी कितने सेट है? 3 सेट है। अब देखा जाए तो अपन यहाँ पे शेडेड किसको किया गया? ओनली ए को शेडेड किया गया। जो शेडेड वाला पोर्शन है वो क्या है? ओनली ए है। क्या है? ओनली ए है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसका मतलब क्या है? किसको छोड़ दिया? बी को पूरा छोड़ दिया और सी को पूरा छोड़ दिया। ठीक है, कि अब ए का वो पार्ट भी छोड़ दिया जो सी में इन्वॉल्व था, ए का वो पार्ट भी छोड़ दिया जो बी में इन्वॉल्व था, ए का वो वाला पार्ट भी छोड़ दिया जो बी और सी दोनों में इन्वॉल्व था। इसका मतलब क्या है कि जो बी और सी है, बी और सी का जो यूनियन है ये क्या कहलाएगा?
बी और सी का यूनियन, जो ब्लैंक वाला पोर्शन है वो बी और सी का क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो, ये बी और सी का क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं बी और सी का यूनियन निकालूंगा तो बी को पूरा लेंगे और सी को पूरा लेंगे और जी आपका पूरा मिलेंगे, मतलब इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में से बी और सी का यूनियन क्या कर दिया, अपने रिमूव कर दिया। ए में से बी और सी का यूनियन अपने क्या किया, रिमूव कर दिया। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये पूरा ए था, पूरा बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, तो बी और सी को कंबाइन लिखने के लिए क्या लिख देंगे, बी यूनियन सी। तो ए से बी यूनियन सी को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। इसके बाद बात आती है, लेट नंबर ऑफ ए, कोई ए सेट है जिसमें पी एलिमेंट है और बी में आपके क्यू एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है, पी, और बी में एलिमेंट कितने हैं, क्यू। अच्छा, उन्होंने कहा इफ नंबर ऑफ सबसेट ए, ए में जो सबसेट है वो 56 मोर देन है नंबर ऑफ सबसेट बी के, बी के सबसेट से 56 जानना है। बात समझना, ए में जितने सबसेट हैं वो बी के सबसेट से 56 जानना है। तो ए में कितने एलिमेंट है, पी, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर पी। नंबर ऑफ सबसेट इन बी, 2 की पावर क्यू, 2 की पावर क्यू। इसको मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। तो ए में सबसेट कितना होगा, 2 की पावर पी, और बी में कितना होगा, 2 की पावर क्यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, ए की जो सबसेट है वो बी के सबसेट से कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है। अगर बी में 56 हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए में जितने सबसेट है वो बी के सबसेट से, जी ए के सबसेट है और ये बी के सबसेट है। ए के जो सबसेट है वो बी से 56 ज्यादा है, मोर देन 56। अगर इसमें 56 ऐड करोगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब करेंगे कैसे, इसको पहले उठा के यहाँ लाओ, तो 2 की पावर पी माइनस 2 की पावर क्यू। इस 56 को लोगे 64 माइनस 8, ऐसा लिख सकते हैं, 64 माइनस 8, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 56 आएगा। आपको शायद ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, कंपेयरिंग करने के लिए ऐसा बना रहे हैं, तो इसको लिख दो 2 की पावर पी माइनस 2 की पावर क्यू। इसको लिख दो कितना, 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो देखा जाए बेस आपके कैसे हैं, सेम है, दोनों साइड में बेस समान है, तो दोनों में कंपेयरिंग करवाएंगे तो p बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, और q बराबर आपका 3 आएगा। तो p 6 आया, q 3 आया। हमें चाहिए क्या है, p प्लस q चाहिए। तो जब दोनों को ऐड करोगे कितने के बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। p प्लस q बराबर कितना आ आपका 9। आई रिपीट, कोई दो सेट है ए और बी, ए में कितने एलिमेंट है, p, बी में कितने एलिमेंट है, q। ए में जो सबसेट है वो बी के सबसेट से 56 ज्यादा है, ए के पास जितने भी सबसेट हैं वो बी के सबसेट से 56 मोर देन है। तो बी के सबसेट में 56 ऐड किया, दोनों बराबर हो जाएंगे। जी यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको ज्यों की त्यों रखा, 56 को मैंने ऐसे ऐसे टाइप से ब्रेक किया जिस टाइप से ये यहाँ पे बेस में है, मतलब ऐसा ब्रेक करना है अपन को कि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन कंपेरेबल बन जाए, मतलब कंपेयर कराने वाला बन जाए। जैसे मैंने देखा जब ये यहाँ पे आया तो ये वाला पार्ट भी 2 की पावर में और ये वाला पार्ट भी 2 की पावर में, तो 56 को मैंने 64 और 8 में कन्वर्ट कर दिया। 64 8 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि 64 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और 8 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते, 2 की पावर में ही कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 की पावर में है, तो राइट हैंड साइड को भी 2 की पावर में कंपेयर कन्वर्ट करेंगे तो कंपेयर हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 कंपेयर कराया, पी 6 आया, क्यू 3 आया, तो पी और क्यू को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नंबर ऑफ सॉरी इफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है। अब दो सेट का यूनियन 5 है। अब भाई यूनियन का मतलब होता क्या है, यूनियन तो ऐसा सेट है, यूनियन एक ऐसा कलेक्शन बन जाता है, चाहे तो ए में कुछ मिल जाए तो वो रख लेगा, बी के पास कुछ मिल जाएगा तो रख लेगा, दोनों के पास मिल जाएगा तो रख लेगा, कॉमन होगा तो इसको भी रख लेगा। तो यूनियन का मतलब क्या है, वो तो सबको एक्सेप्ट करता है ना, चाहे वो केवल ए में हो, चाहे वो बी में हो, चाहे वो कॉमन हो, है ना, तो सबको एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यूनियन फाई होगा, यूनियन फाई कब होगा, पहले ऑप्शन में बोला कि ए फाई हो, और का मतलब होता है अथवा बी फाई हो, ए और बी में दोनों में से कोई एक फाई होगा, तो उन्होंने कहा यूनियन फाई आ गया, बिल्कुल गलत। मान लो ए सेट है, उसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर है, बी आपका फाई है,
तो जब मैं यूनियन बनाऊंगा तो ए के एलिमेंट तो लेंगे ना, भले ही बी में कोई एलिमेंट ना हो। या फिर ऐसा कर दो, मान लो ए 5 है, बी में पॉजिटिव इंटीजर है, तो उन दोनों का जब यूनियन बनाओगे तो बी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में से किसी के पास भी अगर एलिमेंट है तो यूनियन में इन्वॉल्व होगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से अगर एक 5 है तो यूनियन 5 होगा, तो बिल्कुल गलत है। यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो ए के पास एलिमेंट हो या बी के पास एलिमेंट हो या कॉमन एलिमेंट हो, सबका सब किसमें इन्वॉल्व होता है, यूनियन में इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने तो ये गलत कहा कि अगर दोनों में से कोई फाई है तो फाई आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अगर मान लो ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, बी आपका फाई है, अगर आप यूनियन निकालोगे तो ए के एलिमेंट आएंगे ना। चलिए, उन्होंने कहा ए फाइव है, बी नॉट इक्वल फाइव है, बिल्कुल गलत है। मान लीजिए ए फाइव है, बी नॉट इक्वल फाइव है, तो बी में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो नॉट इक्वल फाइव है। तो इसका मतलब जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा, जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो वहाँ पे बी के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे। इसका मतलब ये वाला भी गलत है। इसके बाद उन्होंने बोला कि ए नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। नॉट इक्वल टू फाइव का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ है। फाइव अगर हो जाता तो कुछ नहीं होता। तो नॉट इक्वल टू फाइव का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ है। बी फाइव है, तो जब मैं इनका यूनियन बनाऊंगा तो ये वाले एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ए के पास कुछ ना कुछ है। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे। जब इसके एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो जब मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आएगा। जी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में तो फाइव होने का कोई चांस है ही नहीं। और यहाँ पे फाइव ऊपर वाले में इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्या क्या रीजन है उसका, कि ए और बी में अथवा कहा। अथवा का मतलब क्या होता है, या तो ये वाला फाइव होगा या ये वाला फाइव होगा, या तो ये वाला फाइव होगा या ये वाला फाइव। हो सकता है दोनों में किसी एक के पास अगर एलिमेंट हुए तो वो इन्वॉल्व होंगे ना फिर तो। और जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फाइव कहाँ से रहेगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन में क्या कहा, ए को भी फाइव ले लिया जाए और बी को भी फाइव ले लिया, और कब एंड का मतलब होता है दोनों फाइव हैं, मतलब ए के पास भी कुछ नहीं है और बी के पास भी कुछ नहीं है। तो फिर जरूर बात ऐसा हो जाएगा कि इसका यूनियन कितना आ जाएगा, फाइव। क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ साफ बोला गया कि ए खाली बी खाली, ना ए के पास कुछ ना बी के पास कुछ। तो फिर यूनियन कितना आ जाएगा, फाइव। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप ये क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप मुझे ग्रुप पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए, आज का क्लास में बड़ा शॉर्ट बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आज का, इसलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसकी जो प्रैक्टिस लेक्चर है, मैं कल के लेक्चर में इसको इंक्लूड करूंगा। कल मैं अर्ली मॉर्निंग ही लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस मतलब 11-12 बजे तक। अर्ली मॉर्निंग का मतलब 5-6 बजे नहीं है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब मेरे लिए 11 बजे के पहले मैं आपका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। चलिए, ठीक।